नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और वो चैप्टर है थर्ड। नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। बहुपद जैसा वर्ड आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। बहुपद जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, टू और मोर देन टू टर्म्स जिसमें होते हैं, दो और दो से ज्यादा पद जिसमें होते हैं उसको बहुपद कहते हैं। दो और दो से ज्यादा, एक पद वो एक पद वाला होता है, द्विपद वाला होता है, त्रिपद वाला होता है, बट इन सबको बहुपद कहा जाता है। वहां पर तीन से ज्यादा पद भी हो सकते हैं, चार पांच छह कितने भी हो सकते हैं, और उन पे पावर भी उसी तरह से होती है। जैसे किसी में फर्स्ट में 4 पावर है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, और फिर विदाउट एक्स वाला या विदाउट कैरी वाला, विदाउट पावर वाला आपको पद मिलेगा। ये क्या है? तो पॉलिनोमियल्स मीन्स दो और दो से अधिक पदों वाले बहुपद यानी समूह को पॉलिनोमियल कहते हैं, बहुपद कहते हैं। किस तरह का होता है एक बार देखिए। आपको एक थोड़ा सा डीपली मैं ले चलता हूं। एक वर्ड तो मैंने लिखा है पॉलिनोमियल। इसका एग्जाम्पल है, इसको px से डिनोट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल है। एक मैं वर्ड लिखता हूं यहां पर इक्वेशन। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन? इक्वेशन लाइक x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन जानते हो, यानी ये एक समीकरण है, और ये एक बहुपद है। दोनों में हल्का सा फर्क है। ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, यहां हल्का सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है जरा देखिए। वो फर्क क्या है, क्या डिफरेंस जरा देखिए। यहां पर दो और दो से अधिक पद तो हैं, दो और दो से अधिक पद तो हैं। एक दो तीन टर्म है, यहां पर पद को टर्म बोलते हैं। एक दो तीन टर्म है यहां पर भी एक दो तीन टर्म है। सर यहां पर भी तो इक्वल है, यहां पर भी इक्वल है। इसके इक्वल के लेफ्ट में px पड़ा है और इसके राइट में 0 पड़ा है, तो फिर क्या फर्क होगा? स्टूडेंट्स यहां देखिए, मैंने इस पूरी वैल्यू को px में डाल रखा है। इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में डाल दिया मैंने? px में डाल दिया। जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि माना एक पेन का मूल्य 100 रुपए है, माना एक गाड़ी का मूल्य 100 रुपए है, माना एक एरोप्लेन का मूल्य 100 रुपए। तो एरोप्लेन की प्राइस को, कॉस्ट को, मूल्य को आपने किस में डाल दिया? उस x में डाल दिया। वैसे ही मैंने इसके पूरे वैल्यू को किस में डाल दिया? px में डाल दिया। जबकि यानी ये इसका नाम है, इसका नाम कौन है? px। मैं px बोलूं या 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बोलूं, अभी इस डाउट के लिए सब px का मीनिंग 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 नहीं होता है, ये मत समझ लेना। मैंने यहां इसको px नाम दिया है। आप कहीं किसी को qx नाम दे सकते हो, किसी को hx नाम दे सकते हो, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप इसको क्या नाम देते हो। ये इसका नाम है। नाम है तो क्या हुआ? ये एक वैल्यू इतनी है, वो एक पॉलिनोमियल की वैल्यू है, एक बहुपद की वैल्यू है। तो पॉलिनोमियल में दो पार्ट नहीं होते, जबकि इक्वेशन, समीकरण में दो पार्ट होते हैं, LHS और RHS। समझ में आ गया? LHS और RHS, और बोथ आर शुड बी इक्वल, दोनों बराबर होने चाहिए, तभी वो समीकरण है। इसका एक नाम है, समीकरण का एक बहुत बड़े हिंदी में नाम है, वो नाम देखिए, उससे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक तो नाम होता है समीका, और हिंदी में अपन विलोम शब्द पढ़ें तो एक होता है असमीका। समीका यानी जो समान होती है, असमीका यानी जो समान नहीं होती। जैसे अपने 10th में आगे चैप्टर के अंदर आएगा, जैसे x प्लस वाई और लेस देन इक्वल 10, ये असमीका है क्योंकि इसके बीच में बराबर का निशान नहीं है। ये दोनों पार्ट इक्वल नहीं है। क्या है? ये छोटा है और ये बड़ा है, क्योंकि यह साइन क्या है? लेस देन इक्वल है।
ये लेस देन इक्वल मतलब यहां पर ये इसका टेल है, ये इसका माउथ है, जिधर टेल है उस पार्ट को छोटा बोलते हैं, स्मॉलर बोलते हैं, लेस देन बोलते हैं, और जिधर इसका माउथ होता है वो पार्ट बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, लार्जर होता है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। 10 हमेशा इसके बराबर हो सकता है पर 10 बड़ा भी रहेगा। हर स्थिति में x प्लस वाई का वैल्यू 10 नहीं आएगा। x प्लस वाई का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग 10 आ भी सकता है और 10 से छोटा भी आ सकता है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कुछ भी आ सकता है। बट इक्वेशन होती, समीका होती तो x प्लस वाई इज इक्वल 10 लिखता। यहां पर हर स्थिति में एनी वैल्यू ऑफ x और y, प्रत्येक x और y की वैल्यू के लिए यहां पर दोनों का सम हमेशा क्या रहता? 10 रहता। ये इक्वलिटी है, ये इक्वलिटी है और ये इनइक्वलिटी है। समझ में आ गया? ये इक्वलिटी है और ये अनइक्वलिटी है जो हम पढ़ते हैं, हमारे चैप्टर में है, 4th चैप्टर में है, 10th के 4th चैप्टर में ये दोनों आएंगी, दोनों के बारे में पढ़ेंगे, दोनों का डिस्क्रिप्शन पूरा है। और 12th क्लास में और 11th क्लास में मैथमेटिक्स में ये बहुत बड़े एक एक चैप्टर के रूप में गिवन है, बहुत अच्छा टॉपिक है। यानी असमीका और समीका। समीका यानी समानता, जिसके दोनों पक्ष, दोनों भाग लेफ्ट और राइट बराबर हो, इक्वल हो, समान हो, उसे समीका या फिर उसको इक्वेशन कहते हैं, समीकरण कहते हैं। बट यहां दो भाग नहीं होते, यहां दो और दो से ज्यादा पदों का समूह होता है। द ग्रुप ऑफ 2 एंड मोर देन 2 टर्म्स, वो क्या है? पॉलिनोमियल है, वो बहुपद है, वो समीकरण नहीं है। तो फर्स्ट थिंग तो आपको ये, फर्स्ट पॉइंट तो ये आपने समझा है कि समीका यानी समीकरण, और तो यहां पर ये बहुपद है और ये समीका है, ये समीकरण है, ये इक्वेशन है और ये पॉलिनोमियल है 100%। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हमारे जो सिलेबस में पॉलिनोमियल्स है उसका फॉर्मेशन इस तरह का रहेगा, ax² प्लस bx प्लस c। यहां a क्या है? देखिए यहां पर a क्या है? a है x² का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बोले तो गुणांक, और गुणांक शब्द का मीनिंग समझना है तो इधर आ जाए, गुणा में लिखा गया अंक, गुणा में लिखा गया अंक। हाँ जी, गुणा में लिखा गया अंक, सिंपल सा मीनिंग है, वन वर्ड है इसका। गुणा में लिखा गया अंक क्या कहलाए? गुणांक। यानी इसके मल्टीप्लाई में क्या पड़ा है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट, या उसका दूसरा नाम हिंदी में गुणांक बोलते हैं। किसका कोफिशिएंट है? x² का गुणांक है। ये किसका है? x का। कौन? b। तो यहां पर डिस्क्रिप्शन है, a कौन है तो लिख देंगे साहब x² का गुणांक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² है। b कौन है साहब? कोफिशिएंट ऑफ x है, यानी x का गुणांक है। और व्हाट इज c कभी नहीं बदलने वाला, इसको बोलते हैं यहां पर स्थिरांक। और वर्ड से आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा, स्थिर है जो अंक, यानी वो कभी बदलता नहीं है, यानी इसको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट जैसे आप साइंस में पढ़ते होंगे, कांस्टेंट है जिसका वैल्यू फिक्स होता है, कभी फ्लेक्सिबल नहीं होता, अकॉर्डिंग टू डाउट कभी चेंज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिखा है 6,
इस टर्म का वैल्यू कभी भी न 6 से कम होगा न 6 से ज्यादा होगा, बट इस पद का, इस टर्म का वैल्यू चेंज होगा। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? x की वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा। किसी सवाल में x का वैल्यू यहां 2 आएगा तो इसका 14 वैल्यू हो गया। किसी डाउट में x का वैल्यू 1 आया तो इसका वैल्यू 7 हो गया। किसी में x का वैल्यू -2 आया तो इसका वैल्यू -14 हो गया। ये दोनों टर्म अकॉर्डिंग टू x बदलने वाले हैं, बट ये x का वैल्यू कुछ भी आ जाए ये 6 ही रहेगा। आ रही बात समझ में? तो जो बदलता नहीं है, जो अकॉर्डिंग टू डाउट सवाल के अनुसार और अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ x की मान के अनुसार चेंज नहीं होता है, फिक्स रहता है, नियत रहता है, स्थिर रहता है, उसको स्थिरांक या कांस्टेंट कहते हैं। ये तो इन सबका परिचय हो गया। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, किस तरह से सोल्व करेंगे? यहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलर इसका जो मेथड है, तरीका है इसे सोल्व करने का, इसे हल करने का, मैं इसे एक बार रिराइट कर लेता हूं, फिर से लिख लेता हूं। ये था स्टूडेंट्स 2x² + 7x + 6। इट इज ए पॉलिनोमियल, ये एक बहुपद है। इसको हल कैसे करेंगे उसके बारे में आपको बता रहा हूं। समझिए, अभी मैंने आपको कहा था, ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, इसको मैंने लिखा था ax² + bx + c। a is the coefficient of x², b is the coefficient of x and c is the constant। a x² का गुणांक है, b x का गुणांक है, c स्थिरांक है। इतनी बात हमने कर ली थी। मैं यहां पर इसको सिंपल वे में हम बोल दे, इसको फैक्टराइजेशन मेथड, या इसे बोलते हैं अपन डबल टी। हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड बोलें या स्प्लिटिंग मेथड बोलें, या फिर इसके लिए आपको हिंदी में एक वर्ड बताऊं मैं, तो वो उसका नाम है गुणनखंड विधि। फैक्टराइज करना, गुणनखंड विधि, या इसको मैं मेरी भाषा में बोलूं कि टुकड़े करने वाली विधि। किसी संख्या के ऐसे टुकड़े खोजो जिसको जोड़ने या घटाने पर एक अन्य नंबर अपने को प्राप्त हो जाती है। इन तीनों वर्ड्स को लिंक करते हुए इस डाउट को सोल्व कर रहा हूं मैं, जरा देखिएगा। इसमें होता क्या है, इसका जो स्टेप्स है सोल्व करने का वो क्या होता है। पहले a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। एट फर्स्ट स्टेप a को c से क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना। दिख रहा है आपको, यहां पर a कितना है 2 और c कितना है, सॉरी a कितना है 2 और c कितना है 6। मल्टीप्लाई करो दोनों को, a × c = 2 × 6 = 12। इतनी बात समझ में आ गई क्या? a को c से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आता है वो कितना आया 12 आया। अब मेरी भाषा में सुनिए आगे क्या करेंगे। यहां साइन किसका है, प्लस का। तो आप इस 12 के ऐसे दो फैक्टर कीजिए, ऐसे दो टुकड़े कीजिए जिन्हें जोड़ने पर प्लस के साथ आए। मैं नहीं कह रहा हूं जोड़ो, ये कांस्टेंट के पहले साइन प्लस का है तो उन दोनों टुकड़ों को जोड़ने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए, और यदि हम माइनस है तो उन दोनों टुकड़ों को घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। मेरा स्टेटमेंट नहीं जोड़ो या घटाओ, मैं नहीं कह रहा कि प्लस करो या माइनस करो। ये डाउट का जो साइन है वो आपको इंडिकेट करेगा कि आप दोनों फैक्टर को प्लस करेंगे, दोनों टुकड़ों को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। अब सर हमें तो नहीं पता कैसे आइडिया लगाएं। चलो कोई बात नहीं, मेरे को भी आइडिया नहीं, आपको भी नहीं, हम सब मिलकर सोल्व करते हैं इसको। आप पहले जो a और c को गुणा करने पर जो संख्या आई थी उसके जितने संभव है सारे फैक्टर कर लो। फैक्टर मतलब सारे टुकड़े कर लो।
कर ले साहब, इसके अलावा कोई नहीं होता। आपके पास 3 ग्रुप है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और किसी संख्या के तो 8 8 10 10 ग्रुप भी ऐसे बन सकते हैं। आपको 8 से 10 से क्या लेना देना, आपकी तो एक ही ग्रुप काम का है। कौन सा काम का है याद नहीं रखना, कौन सा काम का है मैं नहीं बताऊंगा, कौन बताएगा तो डाउट बताएगा। आपके ग्रुप में 2 मेंबर है, 1 और 12, 2 और 6, 3 और 4, दिख रहा है आपको, 2 मेंबर है। आप उस ग्रुप को चुनिए, उस ग्रुप को सेलेक्ट कीजिए जिसके दोनों मेंबर को जोड़ने पर, प्लस करने पर, ऐड करने पर 7 आते हो। मैं नहीं कह रहा प्लस करना है, कौन कह रहा है, डाउट का साइन कह रहा है। कौन सा साइन कहेगा गुरुजी, जो कांस्टेंट है, जो सी है, जो सी होता है उसके पहले का साइन प्लस है, तो आप जिस भी ग्रुप को चुनते हो उसके दोनों मेंबर को प्लस करने पर बीच वाली नंबर आनी चाहिए, और यदि यह माइनस है तो उस ग्रुप के दोनों सदस्यों को घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर यह नंबर आनी चाहिए। प्लस है तो जोड़ने पर, माइनस है तो घटाने पर, प्लस है तो जोड़ने पर, माइनस है तो घटाने पर, बस याद रखना है। अब साहब यहां तो जोड़ने पर 7 आने चाहिए, क्या इन दोनों को जोड़ने पर 7 आता है, नहीं आता, नहीं हमारे काम का। क्या इन दोनों को जोड़ने पर 7 आता है, नहीं आता, नहीं हमारे काम का। क्या इनको जोड़ने पर आ रहा है, यस आ रहा है, तो ये हमारे काम का है। यानी 3 + 4 बिकम 7, इन दोनों को ऐड करने पर, प्लस करने पर 7 आ रहा है, तो ये ग्रुप हमारे काम का है। इसको उठाओ यहां से, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी यहां लिख रहा हूं, देख लीजिए आप आराम से। फर्स्ट टर्म एज इट, कोई चेंज नहीं करना है, फर्स्ट टर्म में कोई चेंज नहीं करना है, जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दो। ये साइन भी एज इट लगा दो। सिर्फ इस बीच वाली नंबर के लिए हमने स्प्लिट किया है, स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं इसको। हमने बीच वाली वैल्यू के लिए स्प्लिट किया है, बीच वाली संख्या के लिए गुणनखंड तैयार की। वो क्या है, 4 + 3। तो इस 7 की जगह 3 + 4 लिख दो या 4 + 3 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी किसकी नंबर चाहिए आपको, आपको प्लस करने पर 7 चाहिए, इसलिए बीच में 3 + 4 लिखो या 4 + 3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यदि माइनस करने पर ये नंबर चाहिए होती तो आपको बड़ी नंबर पहले लिखनी होती, मस्ट था, अदरवाइज गलत होता डाउट, और छोटी नंबर बाद में लिखनी होती। समझ में आ रही इतनी कहानी। आप देखिए आगे, यहां 2x² ऑलरेडी है, ये x इसके दोनों मेंबर से मल्टीप्लाई होगा, 3x + 4x और 6 सिंगल ऑलरेडी था। मैंने क्या किया, वापस देख लीजिए, केवल 7 की जगह 7 के लिए जो 2 नंबर हमने फाइंड आउट की थी, जो 2 नंबर हमने खोजी थी, वो 2 नंबर हमें यहां पर 7 की जगह पुट करनी है, रखनी है, लिखनी है। और कैसे लिखनी है, प्लस की है, यहां प्लस का साइन है, तो चाहे छोटी पहले लिखो चाहे बड़ी पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहां माइनस का साइन है तो इनके बीच में माइनस आएगा, यहां प्लस है तो दोनों के बीच प्लस आएगा। यदि यहां माइनस है तो बड़ी नंबर पहले और छोटी नंबर बाद में लिखी जाएगी, ये ध्यान रखना। आ जाइए आगे। इन 2 यानी यहां पर जब आप इस ब्रैकेट को खोल चुके होंगे, ओपन कर चुके होंगे, तब आपके पास में 3 नहीं, कितने टर्म होंगे, 1 2 3 4 होंगे। आप 2 2 का पेयर बनाएंगे और इन 2 में से कॉमन लेंगे, कॉमन आया 2x, सही है क्या, हम ऐसे उठा लेते हैं, बट ये गलत है, सोचना है। कॉमन क्या आता है, कॉमन मतलब जो दोनों के पास है वो कॉमन होगा। इन दोनों के पास x तो मिल सकता है बट 2 नहीं मिल सकता। 2 तभी मिलेगा जब 2 का भाग इन दोनों में जाएगा, यानी ये दोनों टर्म 2 से डिविजिबल होंगे, तब हम यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 यहां कॉमन नहीं आएगा, ओनली x आएगा, क्या रहा, x + 2, और यहां 3, इन दोनों में से कॉमन आएगा 2, क्योंकि ये बोथ आर 2 से डिविजिबल है, ये दोनों डिविजिबल है, यानी ये दोनों डिवाइड हो रहा है, 4 भी 2 से डिवाइड होता है, 6 भी होता है, तो 2x + 3 यहां पर आ जाएगा। ऐसा करने पर ध्यान रखिए, इस स्टेप में आने के बाद दोनों ब्रेसिस
बिल्कुल एज इट सेम होने चाहिए, कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए, दोनों साइन भी सेम होना चाहिए, उनकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। यदि इनमें डिफरेंस है, अलग अलग है, कोई भी इनमें यदि सिमिलरिटी नहीं है, तो यहां पर आपका डाउट गलत हो रहा है। एक बार ऊपर से चेक करिए कहां गलती हुई, उसको सही करिए। और यदि दोनों सेम है, इट मींस आप सही जा रहे हो। यहां मैं थोड़ा इधर लिखता हूं, इन दोनों में ये दोनों ब्रेसेस सेम है, तो एक बार हम इस ब्रेसेस को लिख लेंगे। ब्रेसेस हमारे पास 2x + 3, और एक बार हम ब्रेसेस के बाहर जो नंबर है उसको लिख देंगे। अब यहां x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू चाहिए, तो इफ फर्स्ट ब्रेसेस को 0 के इक्वल पुट करना, तो यहां पर 2x = आया -3 और x = आया -3/2। और दूसरी बार दूसरे ब्रेसेस को 0 के इक्वल पुट करना, तो यहां x + 2 = 0, x = -2। इट्स आर फाइनल आंसर। ये दो इसके फाइनल आंसर है। यहां आंसर सर 2 क्यों आए, 3 क्यों नहीं आए, या 1 ही क्यों नहीं आया? क्योंकि पोलिनोमियल पर जितनी पावर होती है उतने उसके आंसर होते हैं। यहां पर 2 पावर है तो इसके 2 आंसर है, किसी पे 3 पावर है उसके 3 आंसर होंगे, किसी पे 1 पावर है उसका 1 आंसर होगा। जो आंसर होता है पोलिनोमियल का उसको जीरोस बोलते हैं, उसको शून्यंक बोलते हैं। जीरोस या हिंदी में इसको बोलते हैं शून्य। वह अंक जिसको रखने से पोलिनोमियल 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसको शून्यंक बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। वो वैल्यू x की जिसको रखने से पोलिनोमियल पूरे का वैल्यू 0 हो जाए उसको जीरोस बोलते हैं, उसको शून्यंक बोलते हैं। सर ये क्या तरीका हुआ? 0 कैसे होगा? आपने तो आंसर निकाला है, अभी चेक करवाते। x का वैल्यू कितना फाइंड आउट किया? -2। ये -2 इसका फाइनल आंसर, इस पोलिनोमियल का फाइनल आंसर -2 तभी माना जाएगा जब x की जगह वापस -2 रखा जाए, तो उस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। चेक करते हैं एक बार, यहां चेक कर लेते हैं, ऊपर चेक करते हैं एक बार 0 होता है क्या। इस पोलिनोमियल में x की जगह -2 रखना है। ओके, 2 ऑलरेडी था, x का वैल्यू -2 पुट करना है, +7 था, x का वैल्यू 2 पुट करना है माइनस, और +6 भी ऑलरेडी था। इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए कैलकुलेट करते हैं इसको। यहां पर माइनस का स्क्वायर, 2 पावर है तो माइनस का स्क्वायर, किसी भी माइनस की नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा, धनात्मक उत्तर आएगा। तो ये पॉजिटिव आएगा, कितना आएगा? 4 आएगा, 4 आया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये हो गया प्लस का 8। ये हो गया माइनस और ये प्लस, दो अपोजिट साइन, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, दो अलग अलग साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट माइनस का ही आता है। और दो सेम साइन, दो एक जैसे साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस, सेम में प्लस और अपोजिट में माइनस आता है। तो ये माइनस का 14 हो गया, और ये 6 ऑलरेडी पॉजिटिव था, 8 पॉजिटिव 6 पॉजिटिव यानी 14 भी पॉजिटिव और ये 14 नेगेटिव, रिजल्ट बिकम 0। दैट मींस -2 इज द फाइनल आंसर, -2 इज द वन ऑफ 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल, अर्थात -2 एक इस गिवन पोलिनोमियल का एक जीरोस है, एक शून्यांक है। वह अंक जिसको रखने से पोलिनोमियल का वैल्यू शून्य हो जाता है उसे शून्यांक कहा जाता है। तो देखिए अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें सब्ट्रैक्ट करने पर, माइनस करने पर मिडल टर्म चाहिए, बीच वाला टर्म चाहिए, ऐसा काम करते हैं। और ये सारी बातें बताने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी इसके बारे में और बताऊंगा, वो आप सुन लीजिए। देखिए पॉलिनोमियल्स के जो आंसर होते हैं उसकी बात तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। किसी पॉलिनोमियल के कितने आंसर होंगे, x के कितने वैल्यू जाएंगे, x के वैल्यू आएंगे उतने जितनी उसके ऊपर हाईएस्ट पावर होती है। किसी के ऊपर 1 पावर है तो उसका आंसर 1 आएगा, एक ही आंसर आएगा। और किसी के पास 2 पावर है तो उसके 2 आंसर होंगे, यानी x की वैल्यू 2 आएगी। बट कई बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी हमें पूछता है कि इसके कितने जीरोज हैं, कितने इसके आंसर हैं। देखिए मैं यहां लाइन ड्रॉ करता हूं, ये 2D है, ये 2D है, मैं क्या बोल रहा हूं 2D, समझ रहे हो इसका मीनिंग? 2 डायमेंशन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस।
ये एक्स एंड एक्स डेज और ये वाई एंड वाई डेज और ये ओरिजिन है। एक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है, यानी वो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करके जाता है। एक पॉलिनोमियल था, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने किया तो एक स्ट्रेट लाइन मुझे फाइंड आउट हुई, वो इस तरह से हुई। तो अब आपको पॉलिनोमियल गिवन ही नहीं है, आपको इसको देखकर बताना है कि उस पॉलिनोमियल के उस बहुपद के आंसर कितने हैं। तो आप किसी को नहीं पूछना है, आप डायरेक्ट स्ट्रेट बोल देना कि सर इसका आंसर 1 होगा, एक ही इसका आंसर होगा। कैसे आइडेंटिफाई किया? किसी पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है, जितनी बार इंटरसेक्ट करता है, उतने ही उसके आंसर होते हैं। इसने 1 टाइम इसको इंटरसेक्ट किया, एक बार काटा, 1 टाइम इसको कट किया, तो इसका 1 आंसर हो गया। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आ रही कोई, तो यहां 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम इसको इंटरसेक्ट किया। किसी भी पॉलिनोमियल, सर पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा भी आता है क्या? यस, 100% ऐसा आता है। जिसपे 1 पावर होती है उसी की केवल स्ट्रेट लाइन होती है, जिसपे पावर 2 और मोर देन 2 होती है उसका कर्व बनता है, टेढ़ा मेढ़ा बनता है, ऐसे समझ रहे हो। तो यहां पर इसने 3 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस का कोई रोल नहीं है भाई, क्योंकि यहां पॉलिनोमियल एक्स के टर्म में लिखा गया है, 2x² -x और -6, यहां x के टर्म में लिखा गया, तो यहां y का कोई रोल नहीं है। तो x एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे काटता है, जितनी जगह काटता है, वो जितनी जगह इंटरसेक्ट करता है, उतने ही उस पॉलिनोमियल के आंसर होंगे। तो इस पॉलिनोमियल का आंसर कितने हैं? 3 है। अब और देखना है, यहां पर एक जादू वाला है, मैजिक देखिए, इसके कितने आंसर हैं? सर 2। और इसके कितने आंसर होंगे? इसके भी 2 ही होंगे, बट इसके आंसर तो 2 होंगे पर बोथ आर सेम होंगे, दोनों बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि ये छूकर चला गया, इस तरह ऊपर गया है या इस तरह से नीचे आ जाता है। 101% इस तरह का ग्राफ उसी का बनता है जिसकी पावर 2 होती है, यानी जो बाइनोमियल्स होता है, यानी जो क्वाड्रेटिक होता है, उसका ही ग्राफ इसी तरह जाता है। काट कर भी जा सकता है, दोनों आंसर अलग अलग होते हैं, काट कर जाएगा, और दोनों सेम है, छू कर जाएगा। सर ये कौन सी बात होगी, सेम है तो छू कर जाएगा? एक बार इमेजिन कीजिए, आपके पास x² + 4x + 4 होता, तो इसका क्या आंसर बनता? इसका बनता x + 2 का होल स्क्वायर। बोलिए, x + 2 का होल स्क्वायर मीन्स x + 2 और x + 2, मैंने 2 टाइम इसको लिख दिया। अब मैं इसका आंसर x का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो एक बार फर्स्ट को 0 के इक्वल रखूंगा तो x का वैल्यू -2 आ गया, और दूसरी बार दूसरे को 0 के इक्वल रखूंगा तो x का वैल्यू फिर से -2 आ गया। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या दोनों सेम नहीं है? सेम है सर। क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है जिससे 2 पावर होती है, उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं। जिसमें 2 पावर होती है उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं है? 2 पावर वाले क्या 2 आंसर नहीं आए? आए हैं। कैसे आए हैं? सेम आए। सेम आए तो छूकर चला गया -2 पे बस। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसके कितने जीरोज हैं, कितने इसके आंसर हैं। तो जो ग्राफ है आपका, ग्राफ की लाइन है, जो कर्व है, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, उतने ही उसके जीरोज होते हैं, उतने ही उसके आंसर होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। स्टूडेंट्स अच्छी तरह इसको देखना है, समझना है, और इससे रिलेटेड जितने भी डाउट और एग्जाम्पल है उनको अच्छी तरह देखें, समझें और रफ नोट में सोल्व करें। आपको आ जाए तो उनको फेयर में लिखें और अच्छी तरह से होमवर्क करें, और एक एक डाउट को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। इसकी थीम समझना है, इसका जो मैटर है उसको समझना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।